नमस्कार दोस्तों, इन्फो टॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे फार्मर्स के बेनिफिट्स के लिए चलाई गई जो किसान रेल सर्विस थी, इसकी 1000 ट्रिप अब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। और इसकी जो 1000 ट्रिप थी ये हमारे सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा सावड़ा स्टेशन जो कि जलगांव महाराष्ट्र में है वहां से स्टार्ट की गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि हमारे देश में जो एग्री प्रोड्यूस होता है स्पेसिफिकली जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डेयरी, ये सब चीज़ें होती हैं, ये पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं और इनको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। और इसी के चलते हमारे देश के एक कोने से दूसरे कोने तक ये जो चीज़ें हैं इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे जो फार्मर्स थे वो पहले रोड्स का सहारा लेते थे, जो कि काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस था। और इसी को एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा किसान रेल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया था। और फर्स्ट किसान रेल सर्विस 7 अगस्त 2020 को देवलाली रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से बिहार के दानापुर के बीच में ऑपरेट की गई थी। और फास्ट फॉरवर्ड अब ये बात 1000 ट्रेन तक पहुँच गई है। और एज ऑफ नाउ ये जो किसान रेल सर्विसेज हैं ये हमारे देश के 158 डिफरेंट रूट्स पर ऑपरेट करती हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आई है हमारे नेशनल वाटरवेज को लेकर, जहाँ पर हमारे जो अनयूज नेशनल वाटरवेज हैं इनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करते हुए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा बिहार से गुवाहाटी के बीच में जो फर्स्ट वेजल है वो वाटरवेज पर स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि एज अ पायलट बेसिस पर स्टार्ट किया गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल वाटरवेज को कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करना चाहती है। और इसी उद्देश्य के चलते ये जो पहला वेजल है ये पटना से पांडु जो कि गुवाहाटी के पास में है यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया है, जो कि एज अ टेस्टिंग पर्पस के लिए चलाया गया है। और इनिशियली इसमें जो फूड ग्रेन्स थे उनको लोड किया गया है। और अगर उससे जो वेजल या फिर ये ट्रिप सक्सेसफुल जाती है तो इसी तरह के और बहुत सारे वेजल्स इस नेशनल वाटरवेज पर और इस रूट पर ऑपरेट किए जाएंगे। इसके साथ साथ इसको कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा कालू घाट जो कि बिहार में है यहाँ पर एक इंटरमोडल टर्मिनल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी फाउंडेशन सौ रख दिया गया है, जो कि 78 करोड़ रुपये स्पेंड करके यहाँ पर बनकर तैयार होगा। और एक बार जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो डायरेक्टली बाय वाटरवेज बिहार हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है उससे कनेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और स्टैचू को लेकर, जहां पर संत रामानुजाचार्य को ट्रिब्यूट पे करते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हैदराबाद में उनकी एक न्यू स्टैचू का इनॉग्रेशन कर दिया गया है, जो कि 216 फीट लंबी एक स्टैचू है। तो दोस्तों जो स्टैचू है इसका नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, जिसका कंस्ट्रक्शन 5 मेटल्स का इस्तेमाल करके किया गया है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास एंड जिंक, इन 5 मेटल का इस्तेमाल करके इसका कंस्ट्रक्शन वर्क किया गया है। और जो पूरी की पूरी स्टैचू है ये एक 54 फीट हाई बेस बिल्डिंग पर माउंटेड की गई है, जिसका नाम भद्रवेदी रखा गया है। और इस हाई बेस बिल्डिंग में डिवोटीज के लिए वैदिक डिजिटल लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, एंशियंट इंडियन टेक्स्ट, एक थिएटर, एक एजुकेशनल गैलरी, ये सब चीज़ें बनाकर कंप्लीट की गई है। और 1000th बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर ये जो स्टैचू है यहाँ पर इनॉग्रेट की गई है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये सिटिंग पोजीशन में वर्ल्ड की 2nd टॉलेस्ट स्टैचू बन गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों नागपुर सिटी का जो सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको ट्रांसफॉर्म करते हुए नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 100 और ई बसेस को प्रोक्योर करेंगी। एंड इसी साल के अंदर अंदर दिवाली तक ये आपको सभी ई बसेस नागपुर में देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों 15 फाइनेंस कमीशन इसके अंतर्गत जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 243 करोड़ रुपये के जो फंड्स हैं वो एलोकेट किए गए हैं। एंड ये जो फंड्स हैं अब इनका इस्तेमाल करते हुए ये जो 100 ई बसेस हैं इनको प्रोक्योर किया जाएगा। और जो सभी की सभी ई बसेस होगी ये नागपुर सिटी के जो मेन कोर एरियाज हैं वहाँ पर ऑपरेट करेंगी और उनको कनेक्ट करेंगी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो फंड्स 15th फाइनेंस कमीशन के अंतर्गत नागपुर के लिए एलोकेट हुए हैं उसमें से अराउंड 80% अमाउंट नागपुर के सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए यूज़ की जाएगी, ताकि नागपुर सिटी का जो सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो हमारी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट बने। और एज ऑफ नाउ जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके पास में टोटल 360 बसेस हैं, जिसमें 150 मिडी, 45 मिनी, 6 इलेक्ट्रिक और बाकी ऐसी हैं जिनको एक मिशन के अंतर्गत इंक्लूड करके सीएनजी में कन्वर्ट किया जा रहा है। लेकिन जो नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो उनकी ईवी फ्लीट को भी इंक्रीज करना चाहती है, जिसके चलते ये 100 ई बसेस तो प्रोक्योर की ही जाएंगी। इसके अलावा नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कुछ और डबल डेकर ई बसेस को भी प्रोक्योर करेगी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन स्किल इंडस्ट्री को लेकर, जहां पर सैन फ्रांसिस्को यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी सेल्सफोर्स के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जो कि वर्ल्ड की डिजिटल स्किल के ऊपर है। एंड दोस्तों इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री बन गई है जो कि डिजिटल स्किल रेडीनेस में करंटली वर्ल्ड में लीड कर रही है।
तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको ये जो रिपोर्ट है ये सिंप्लीफाई करूं तो असल में डिजिटल स्किल रेडीनेस एक ऐसी रिपोर्ट है जो ये शो करती है कि किसी कंट्री की कितने % पॉपुलेशन करंटली न्यू डिजिटल स्किल्स को लर्न करने में लगी हुई है, जो कि आने वाले फ्यूचर में जॉब्स के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ होगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि करंटली चाइना इतना डेवलप इसीलिए हो पाया है क्योंकि वहाँ की जो वर्कफोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है। और अगर आप इसे इंडिया से कंपेयर करते हैं तो इंडिया की जो वर्कफोर्स है वो चाइना के कंपैरिजन में काफ़ी कम स्किल्ड है। लेकिन अब ये जो डेटा हमारे सामने रखा गया है इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में जो स्किल डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छे स्केल पर स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितने भी रिस्पोंडेंट्स को इसमें शामिल किया गया था उसमें से 72% जो इंडियन थे उनके द्वारा कहा गया है कि वो किसी न किसी डिजिटल स्किल को लर्न करने में लगे हुए हैं। और फाइनेंशियल ईयर 2026 तक ये जो इंडिया में स्किल लर्निंग है ये 1.3 मिलियन न्यू जॉब्स एंड 66.4 बिलियन बिजनेस रिवेन्यू जनरेट करेगी। और ये जो परसेंटेज इंडिया में बताई गई है ये वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के मुकाबले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि इस सर्वे में टोटल 19 कंट्रीज़ में 23,500 वर्कर्स को इंक्लूड किया गया था, जिस कारण एवरेज परसेंटेज 33% निकल कर आई है, जबकि इंडिया में इससे 2 गुना से भी ज़्यादा 72% पॉपुलेशन निकल कर आई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है जापान बेस्ड ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनकी जो प्रेजेंस है उसको और भी स्ट्रेंथन करते हुए सुजुकी के द्वारा इंडिया में उनका एक न्यू इनोवेशन सेंटर सेटअप कर दिया गया है, जो कि IIT हैदराबाद में बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि सुजुकी के द्वारा ये जो सेंटर है सेटअप किया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद एंड सुजुकी इन दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन में ये जो इनोवेशन सेंटर है इसको सेटअप किया गया है, जो कि अब आने वाले समय में मोबिलिटी स्पेस में न्यू चैलेंजेस एंड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फाइंड आउट करने का काम करेगा। ऐसा सच उसकी कोई डिटेल तो नहीं बताई गई है कि कितने एरिया में बनकर तैयार हुआ है, लेकिन कहा ऐसा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर सेकंड में ये जो इनोवेशन सेंटर है ये ऑपरेशनल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये जो सेंटर है ऑपरेशनल नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसको सेटअप ही किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है अमेरिकन ईवी जेंट टेस्ला इनकॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों एक बार फिर से हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने टेस्ला को ये कह दिया है कि वो हमारे देश में जो इंपोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स को कट करने की अपील कर रहा है उनकी इस अपील को नहीं माना जाएगा। और क्लियरली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो रूल्स हैं ये हर एक कॉर्पोरेट के लिए सेम है और आपके लिए ये जो रूल्स हैं इनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों टेस्ला करंटली इंडिया में उनकी जो कार्स हैं उनको बेचना चाहता है, लेकिन इंडिया में टेस्ला को अपना जो बिजनेस है वो करने में कुछ इश्यूज सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा दूसरे देशों से इंपोर्ट की जाने वाली जो प्रीमियम ईवीज हैं उन पर ऑलमोस्ट 90 to 95% का इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्स लगा रखा है, जिसके चलते टेस्ला जो चाइना से इंपोर्ट करके इंडिया में उनका बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसकी कार की प्राइस चाइना से भारत में आते आते ऑलमोस्ट डबल हो जाती है, जिस कारण इंडिया में उनका जो बिजनेस है वो बिल्कुल ही अनफीजिबल बन जाता है। और वहीं इसके कंपैरिजन में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने दूसरी कंट्री से इंपोर्ट किए जाने वाले जो ईवी पार्ट्स हैं उनके ऊपर 15 to 20% तक का इंपोर्ट ड्यूटीज एंड टैक्सेस लगाए हुए हैं, जिसके चलते कोई भी बिजनेसमैन इजीली इंडिया में दूसरी कंट्री से उसके जो पार्ट्स है उसको इंपोर्ट करके भारत में उसकी असेंबली कर सकता है। लेकिन दोस्तों टेस्ला कंप्लीटली चाइना से उसकी कार्स को इंपोर्ट करके बेचना चाहता है और भारत सरकार ये काम नहीं चाहती है, जिसके चलते दोबारा से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि जो रूल्स हैं ये सबके लिए सेम बनाए गए हैं और अगर आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं तो आपकी मर्जी है कि इंडिया में बिजनेस करें या फिर नहीं, लेकिन ये जो रूल्स हैं ये सभी के लिए सेम होंगे। आज की दोस्तों सबसे लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के फर्स्ट हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर, जहाँ पर दोस्तों क्लैरिफाई कर दिया गया है कि सूरत हमारे देश की ऐसी पहली सिटी होगी जहां पर हमारे देश का सबसे पहला हाई स्पीड रेल स्टेशन बनकर तैयार होगा। और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर ये वो प्रोजेक्ट होगा जिसके अंतर्गत यहां पर हाई स्पीड रेल स्टेशन बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो पूरा का पूरा रूट है इसमें टोटल 12 स्टेशन बनकर तैयार होंगे, जिसमें से 8 गुजरात स्टेट में होंगे एंड 4 महाराष्ट्र में होंगे। और प्रेजेंटली जो पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो गुजरात स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हो चुका है और एज ऑफ नाउ साबरमती में जो स्टेशन कंस्ट्रक्शन का काम है वो काफ़ी अच्छी स्केल पर जारी है। लेकिन साबरमती के कंपैरिजन में जो स्टेशन हाई स्पीड रेल के लिए सूरत में बनकर तैयार होगा वो काफ़ी छोटा होगा, जिस कारण इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है। और यही मेन रीज़न है कि ये कहा गया है कि सूरत में जो हाई स्पीड रेल स्टेशन बनकर तैयार होगा वो सबसे पहला हाई स्पीड रेल स्टेशन होगा जो कि हमारे देश में बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक सूरत में ये जो हाई स्पीड रेल स्टेशन है बनकर तैयार होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।